Hello, my name is Varsha Devangan from Dhamtari. I am 24-year-old. I have completed my graduation in BSc from SPCA Razim and MSc from MVPG Mahasabun. Currently, I am working in a URES as a teacher of biology. Before this, I was working in a GPS school as a science teacher. My strengths are I am hardworking, self-motivated and disciplined person. That is all about me. Thank you. So let's start with our topic. Right. My topic is breathing and exchange of gases. That is my content, introduction, definition, respiratory organ, human respiratory system, mechanism, role of oxygen and CO2, it's mean carbon dioxide, partial pressure of oxygen and carbon dioxide. That is, so let's start with breathing. ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है? एटमॉस्फेयर में जो सारे ऑक्सीजन या और भी अदर मॉलिक्यूल्स लाइक गैसेस प्रेजेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, मीन्स इंस्पिरेशन कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं. और एक्सपिरेशन जो हम गैसेस अंदर लिए हुए हैं उसको बाहर करना क्या कहलाएगा? एक्सपिरेशन. मीन्स सिंपल टर्म में अगर बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में और लंग्स से फिर से एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन और CO2, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, CO2 को हमने क्या किया, ब्रीदिंग प्रोसेस के बाद बाहर कर दिया. हम जो ऑक्सीजन लिए हुए हैं उसका हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. हमारे सेल्स में क्या है, टिश्यूज में क्या है, फूड मटेरियल जो हमने खाया है वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है और क्या बनाती है, ATP, लॉट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में और बनता है बाय प्रोडक्ट एज अ CO2 गैस जिसको फिर से बाहर कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड एक्सपीरेशन. तो हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो 2 टर्म में कंप्लीट होता है. फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपीरेशन. आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग बोले जाता है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है. रेस्पिरेशन क्या है, एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जहाँ पर हमारे फूड मटेरियल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से. और जो ब्रीदिंग है जस्ट हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 को बाहर किए. तो ये क्या है, ब्रीदिंग का पार्ट्स. ये आपका एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी में ब्रीदिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसको क्या बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना विद CO2. CO2 को क्या करना, सेल से जो बना हुआ उसको बाहर निकालना. दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. बट कॉमनली से रेस्पिरेशन नहीं बोला जाता, रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है. सो रेस्पिरेशन जो हमने किया है तो उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसके लिए ऑर्गन्स चाहिए. फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना है उसके लिए ऑर्गन चाहिए, दैट इज स्टमक. ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमको डिफरेंट ऑर्गन चाहिए होता है. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ कुछ एनिमल्स में जो कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में है उसमें कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया हुआ है. सेल्युलर रेस्पिरेशन किस में होता है, लाइक अमीबा पैरामीशियम जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है. रेस्पिरेशन के लिए कोई अदर उसके पास हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ओनली सेल, एक सेल के अंदर उसको क्या करना है, अपना सारा लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करना है. तो ये है सेल्युलर रेस्पिरेशन जो कि नॉर्मली अमीबा या पैरासिटियम में प्रेजेंट होती है. द अदर वन इज स्किन. स्किन क्या होता है, स्किन को भी एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज कर सकते हैं, लाइक एनालिड्स एंड अर्थवर्म. एनालिड्स मीन्स जो अर्थवर्म और लीचेस होते हैं वो एनालिड्स के अंदर रखा जाता है. इसको हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में. अर्थवर्म एंड लीचेस में क्या होता है, स्किन से रेस्पिरेशन होता है. अब रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, स्किन. तो स्किन के भी कुछ कैरेक्टर होने पड़ेंगे, है ना, कुछ अच्छा पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए जिससे कि वो क्या करे, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट कर सके. तो स्किन को होना होता है थिन, मॉइस्ट, नेकेड, परमिएबल. परमिएबल क्यों होगा, ताकि वो गैसों को क्या करे, अंदर आने दे. और ये एम्फीबियन का होता है एडिशनल ऑर्गन. मीन्स एम्फीबियन का 3 ऑर्गन होता है, एक तो वो स्किन से भी करेगा, लंग से भी करेगा और गिल से भी करेगा. अलग अलग लाइफ स्टेज में अलग अलग करेगा. तो स्किन जो एम्फीबियन होते हैं उसका एसेसरी या एडिशनल ऑर्गन होता है.
ये आपका जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसको कॉमनली आप जोक के नाम से जानते हैं, इसको लिचेस बोला जाता है। और ये आपका अर्थवॉर्म, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि अर्थवॉर्म जो होता है उसमें ब्लड होता है कि नहीं, क्योंकि आप जब भी उसको कट करोगे, बाय द वे वो कट जाता है अचानक, कोई वर्क करते रहते हैं आप अगर अपने फॉर्म में, तो फिर वो कट जाता है। तो कट जाता है तो इसका कोई ब्लड निकलता है? ऑफ कोर्स निकलता है। इसका जो ब्लड होता है वो क्या होता है? कलरलेस, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन ब्लड उसमें होता है। सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज ट्रैकी। ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट में। जो हमारे ह्यूमन में सिस्टम होता है लंग सिस्टम, बिल्कुल वैसा ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये होता है विस्टेज, शाइनिंग, इंटर कम्युनिकेटिंग। इंटर कम्युनिकेटिंग मतलब वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है? कम्युनिकेट कर सकता है। उसमें जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है वो, ये आपका जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो इस ट्यूब्यूल्स के जरिए से अंदर जाता है, ट्रैकिया बोला जाता है इसको। उसके बाद फर्दर इट्स गोज ऑन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट्स कहाँ जाएंगे? फिर आपके टिश्यूज में। वहाँ प्रेजेंट है आपका सेल। सेल में क्या होते हैं? फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाता है? इफ यहाँ पर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? एनर्जी, लाइक एटीपी, जिसको हम अपने डिफरेंट वर्क में यूज करते हैं। और एटीपी बनाता है तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये क्या निकलेगा? एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। द नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या होता है? लंग्स। हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ लंग प्रेजेंट है जिनसे हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ नोस्ट्रल्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको अंदर लेते हैं। ये जाता है नेसल चैम्बर्स के थ्रू। नेसल चैम्बर्स, नेसल पैसेज क्या होता है? एक रास्ता होता है जिसमें से एयर अंदर आता है। आपका ये कॉमन सा एक पैथ होता है जिसको बोला जाता है फेरिंग्स। आपने जो मुंह से फाउंड फूड जो इंटेक किया है माउथ से, है ना, उसका जो पाइप होता है उसको बोला जाता है फूड पाइप। और आपने जो एयर लिया हुआ है उसको बोला जाता है विंड पाइप, राइट। तो आपका जो विंड पाइप है और फूड पाइप है वो कॉमनली एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। इसके बाद प्रेजेंट होते हैं आगे अगर आप जाएंगे तो लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स मीन्स साउंड बॉक्स, जिससे आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आपको पता है मेल्स अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल अलग। मेल और फीमेल का दोनों का साउंड अलग होता है बिकॉज हार्मोन्स की वजह से। मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि क्या करते हैं? उनकी आवाज को बढ़ाते हैं। सिमिलर फीमेल में भी होगा। तो आपके प्रेजेंट होंगे लैरिंग्स में 2 स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज ग्लॉटिस एंड अदर वन इज एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? साउंड का एक डिब्बा जिसमें से आपका साउंड निकल रहा है। और एपिग्लॉटिस मतलब उसका कैप। अगर आपको साउंड, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो वो डिब्बा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, उसमें से वॉइस निकल रहा है। अब मुझे चुप रहना है तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा? खुद वर्क करेगा और इस डिब्बे को बंद कर देगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम खाना खाते खाते बात करते हैं तो हम अटक जाते हैं, अटक नहीं बोलते हैं ना, हमको सब क्वेश्चन ऑफ फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये ग्लॉटिक्स का जो डिब्बा है, कैप है, वो ओपन हो जाता है, उसमें से कुछ फूड आ जाता है, तब आपको साउंड करते हैं लाइक। तो अब फूड मटेरियल को बाहर करने के लिए करते हैं, इसको साफ करने के लिए करते हैं, ताकि आप स्पीचली या एकदम करेक्टली प्रोनाउंस कर सके, बोल सके। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो हमारा होता है विंड पाइप, जिसको बोला जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया इंसेक्ट में हमने ट्रैकी देखा है, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो ट्रैकी था एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये होता है ट्रैकिया जिसको बोला जाता है विंड पाइप। ट्रैकिया जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके रिब केजेस होते हैं जिसको बोला जाता है सी-शेप्ड हाईलाइन की बनी हुई कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होता है जो कि हमारे विंड पाइप को सपोर्ट करता है। आपका कार्टिलेजिनियस रिंग का 5T से क्या होता है? डिवाइड होना स्टार्ट होता है। मीन्स 5 वर्टिब्रा कॉलम से क्या हो जाएगा? डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फर्दर गोज ऑन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लंग हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? एज रिस्पेक्टिव
प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का सिंगुलर फॉर्म है ब्रोंकस, सब प्लूरल फॉर्म है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बोला जाता है फर्स्टली, सेकेंडली एंड टर्सली। ये आगे हमारा जो ब्रोंकस ट्री बनता है वो डिवाइड होते जाता है। लास्ट में से प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई। यस, एल्वियोलाई इज द मेन पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो मेन आपका गैसों का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई ही कंडक्ट कराता है। एल्वियोलाई एक पतला सा ट्यूब में क्या हो जाता है, कंडक्ट रहता है, सिचुएटेड रहता है, जिसमें कार्टिलेजिनियस की कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होती। यू कैन सी हियर, यहाँ पर कोई कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं है। कार्टिलेजिनस की आपकी जो रिंग है वो ब्रोंकस तक ही खत्म हो रहा है। आपका जो लंग्स है उसके चारों तरफ एक क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसमें होता है प्लूरल फ्लड। स्टिकी सा, सॉफ्ट सा, जेली लाइक फ्लड होता है जिसको बोला जाता है प्लूरल फ्लड। और आपके लंग्स को बेस कौन देता है, आपके लंग्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कौन किया हुआ है, डायफ्राम। डायफ्राम उसको एक अच्छा सा बेस दिया हुआ है जिसकी वजह से आपका लंग्स एकदम परफेक्टली सिचुएटेड है। यहाँ तक हमने देख लिया। अच्छा, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट रहता है, तो हार्ट को बेस देने के लिए क्या होता है, लंग्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हो वैसा हार्ट हमारा सिचुएटेड है। सो दैट्स द टाइम ऑफ स्टडी ऑफ एनसीईआरटी। अपनी एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इससे हमने पढ़ लिया है। वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। हमने पढ़ा है कि हमारे पास 2 नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं अपर लिप्स के ऊपर, जो कि नेसल चैम्बर और नेसल पैसेज को क्या कराता है, लीड करवाता है। आपका जो नेसल चैम्बर्स है वो फेरिंक्स में ओपन होता है, जो कि कॉमन पैसेज किसके लिए, फूड और एयर, फूड पाइप और विंड पाइप जहाँ से जुड़ी होती है। द फेरिंक्स ओपन थ्रू इन लैरिंक्स रीजन इन ट्रैकिया। फेरिंक्स में अगर हम आगे जाएं तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, दैट इज विंड पाइप। और ये क्या करता है, इसके आगे प्रेजेंट होता है एक लैरिंक्स जिसको बोला जाता है साउंड प्रोडक्शन बॉक्स। इसी से बोला जाता है साउंड बॉक्स। इसमें होते हैं ग्लॉटिस एंड एक होता है एपिग्लॉटिस, उसका कैप। ठीक है, आपका जो लंग्स है वो 5 थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या होता है, ट्रैकिया सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। हमने यहाँ तक देख लिए है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। या राइट। इसके बाद आपका जो ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकस। उसके बाद ब्रोंकियोल्स। इसके बाद ये होता है कार्टिलेजिनस रिंग से प्रोटेक्टेड, राइट। आपका जो लास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है क्या, एल्वियोलाई, जो कि मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। जहाँ आपका जो डबल लेयर प्लूरल फ्लड होता है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसमें होते हैं प्लूरल फ्लड। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नंबर 1, नेक्स्ट स्लाइड। आपका जो थोरेसिक कैविटी है वो बनता कैसे, अच्छा बनता कैसे, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि थोरेसिक कैविटी होती क्या चीज़ है। क्या चीज़ है हमारी थोरेसिक कैविटी। अगर हम अपने लंग्स को बाहर निकाल दें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मैं अपने लंग्स को क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो वहां पर एक खाली सी कैविटी बन जाएगी, राइट। आपका जो लंग्स है वो कार्टिलेजिनस रिंग से रिब केजेस से प्रोटेक्ट रहता है। लंग्स काफी सॉफ्ट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हार्ड बोन चाहिए। वो हार्ड बोन क्या होता है, रिब्स, है ना। हार्ड बोन क्या होता है, रिब्स। तो अगर मैं उससे लंग्स को बाहर निकाल दूं, अगर मैं अपने रिब से लंग्स को बाहर निकाल दूं, तो एक खाली कैविटी बनेगी। इस खाली कैविटी को क्या बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी। ये खाली कैविटी कहलाती है थोरेसिक कैविटी। तो जो हमारे लंग्स की थोरेसिक कैविटी है, जहाँ हमारा लंग्स प्रेजेंट है, वो कैसे बनता है, या किन किन साइड से बनता है, तो ये 4 टाइप से बनते हैं। सामने से बनेगा ये स्टर्नम, सामने से बनेगा ये स्टर्नम। पीछे साइड, बैक साइड से बनेगा किससे, वर्टिब्रल कॉलम। आपके बैक साइड में यहाँ पर दिया वो होता है वर्टिब्रल कॉलम, उससे बनता है। साइड साइड पे किससे बनेगा, रिब से बनेगा। साइड साइड पे किससे बनेगा, रिब से। और नीचे के साइड से ये डायफ्राम से बनता है। अभी आपने जो नॉर्मल डायफ्राम देखते हैं वो क्या रहता है, रिलैक्स पोजीशन पे रहता है। जैसे एयर आएगी वो फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, फिर से रिलैक्स, फिर से कॉन्ट्रैक्ट। ये किसका वर्क है, डायफ्राम का वर्क
चलता रहता है। तो हमने अभी देखा वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड से, पीछे के साइड से बनता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड सामने की साइड से किससे बनेगा? वो स्टर्नम से। लेटरल साइड मीन्स साइड साइड में, लेफ्ट राइट साइड किससे बनेगा? रिब से। और नीचे की ओर लोअर साइड में ये बनता है डायफ्राम से, जो कि अभी रिलैक्स पोजीशन में है। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। Where is my slide? Yeah, this picture is of NCERT book. आपने देख लिया एपिग्लॉटिस क्या होता है, उसका कैप, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया, विंड पाइप, राइट? विंड पाइप। ये है आपका राइट लंग्स और ये है आपका लेफ्ट लंग, जहाँ पर आपका ब्रोंकस ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकस। ये आपका प्लूरल मेम्ब्रेन एंड ये एल्वियोलाई, जो छोटा छोटा मेन गैसेस एक्सचेंज का कंडक्ट कराने वाला। ये है प्लूरल फ्लड और ये है ब्रोंक्यूल। नीचे की ओर है डायफ्राम। हमने यहाँ तक एकदम क्लियर देख लिया है, राइट? ये है आपका स्मॉल प्रोसेस। मेन केसेस मैंने आपको बताया, मेन एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोलाई और एटमॉस्फेयर के बीच। एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई उसको क्या करेगा? सेल्स में भेजेगा। क्यों? क्योंकि एटीपी बनानी है, तो सेल्स में भेजेगा। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? CO2। टिश्यूज से क्या निकलेगा? सेल से क्या निकलेगा? CO2, जो कि सिमिलरली उस पैसेज को फॉलो करता हुआ वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये आपका ऑक्सीजन है जो आपने ब्रीथिंग के थ्रू इनहेल किया हुआ है। ऑक्सीजन आपका जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या होंगे? ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड के बाद ये जाता है टिश्यूज में, राइट? टिश्यूज में क्या किया? ये ग्लूकोज से ऑक्सीजन आपका बाइंड किया और क्या बनाया है? ये ATP। मैंने इसको पहले भी बताया है, डील किया है मैंने। क्या बनाएगा? ATP और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? CO2, जो कि CO2 मूव करेगा आपका फिर से कैपिलरीज में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, हार्ट से होते हुए वापस एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में आउट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा स्मॉल प्रोसेस। नाउ द टाइम ऑन नॉर्मल ब्रीदिंग। अच्छा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। जो ब्रीदिंग है फिजिकल प्रोसेस है ना, ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस। और आपका जो रेस्पिरेटरी है वो कौन सा प्रोसेस? इट्स लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस। ऐसी बहुत सारे केमिकल्स, डाइजेशन सारे मटेरियल होते हैं, तो इसको बोल सकते हैं केमिकल प्रोसेस। तो जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जो इंस्पिरेशन करते हैं वो हमारा होता है एक्टिव प्रोसेस, और हम सांस लेने के बाद में उसको एक्सहेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्या है? इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन क्या है? पैसिव प्रोसेस। तो हम जब इंस्पिरेशन करते हैं, हमने हवा को लिया हुआ है, तो हमारे डायफ्राम को क्या करना होगा? उसको स्पेस देना होगा, तो वो फूल जाएगा, अपने नॉर्मल शेप से थोड़ा ज़्यादा लार्ज शेप में हो जाएगा। तो ये है आपका इंस्पिरेशन। और जब आप उसको एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो आपका लंग्स क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा स्मॉल साइज में। किस में होगा स्मॉल साइज? जब आप उसको एयर को बाहर करते हैं, एक्सपिरेशन। आपने इंस्पिरेशन किया है, ज़्यादा मिला, एक्सपिरेशन किया है, कम हुआ। लेकिन आपको अगर जबरदस्ती का सांस और भरना है, आपने इतना भरा हुआ है, आपको और ज़रूरत पड़ रही है, अगर आप योगा कर रहे हैं तो और ज़्यादा इंस्पिरेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं फोर्स इंस्पिरेशन। आपका नॉर्मल का जो लंग्स साइज है वो इतना है, तो आपने और भरा, तो उसको और थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा? वाइड होना पड़ेगा, चौड़ा होना पड़ेगा। वैसे ही सिमिलैरिटी फोर्स एक्सपिरेशन, जब आप जबरदस्ती का सांस बाहर निकाल रहे हो, जैसे योगा कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जबरदस्ती की सांस बाहर निकालते हो, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सपिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? फोर्स एक्सपिरेशन। तो हमने देख लिया नॉर्मल ब्रीदिंग कैसा होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग कैसा होता है? पैसिव प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस। एक्सपिरेशन क्या है? पैसिव प्रोसेस, राइट? लेट्स गो ऑन, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने अभी आपको बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है। ब्रीदिंग में कौन सा वर्क करेगा? इंटरकोस्टल मसल। रिब केजेस के बीच बीच में जो मसल होते हैं उसको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल, और वर्क करता है डायफ्राम। जैसे ही आपने एयर लिया, इंटरकोस्टल मसल उसको प्लेस देगा, नीचे से प्लेस कौन देगा? डायफ्राम। वैसे ही आपने जब एक्सपिरेशन किया, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, आपका लंग क्या हो गया? छोटा।
So now move on, next slide. That is my next slide, right? यहाँ तक हो गया, हमने यहाँ तक देख लिया. नेक्स्ट इज कैपेसिटी. आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? हम देखेंगे आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है. आपका जो नीचे का लंग्स को हम सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने की बेसिस पे. आपका नीचे का जो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये एक ऐसा वॉल्यूम है जिसको आप चाह के भी कितना भी फोर्स कर लो, आप इसको बाहर नहीं कर सकते. लंग्स में ऐसा बचा खुचा हुआ रिजर्व एयर होता है जिसको आप कितना भी फोर्स लगा ले बाहर नहीं कर सकते. फिर होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कौन सी वॉल्यूम है? अगर आप थोड़ा फोर्स करो तो उसको चाहो तो बाहर निकाल सकते हो. इसकी वॉल्यूम होती है 1000 से 1100 ml. टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, हवा आ रही है, हवा जा रही है, इसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम, जिसका होता है 500 ml. और फिर आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कौन सा वॉल्यूम है? अगर आप जबरदस्ती के साथ अंदर डाल रहे हो, आपका एयर पहले से फुलफिल है, आपका लंग्स एयर से, और फिर भी आपको सांस डालना है, अगर आप योगा कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. हमने यहाँ तक देख लिया. नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड. पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर को पढ़ने से पहले हमको 3 रूल जानना पड़ेगा. वो 3 रूल कौन से हैं? फर्स्ट वन इज, क्या होगा फर्स्ट वन? पार्शियल प्रेशर में हमको एक चीज याद रखना होता है, जो गैस कम है वो 40 से कम नहीं होगा. अगर कोई भी गैस, चाहे वो O2 हो या CO2 हो, जिस गैस को कम होना है वो 40 से कम नहीं होगा. फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल इज द, अगर CO2 कम है तो 40 से कम नहीं होगा. हमने पहले देख लिया, जो गैस कम है वो 40 से कम नहीं होगा. सेकेंड रूल ये कहता है, अगर CO2 ज़्यादा है, बिकॉज वी नो CO2 इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, दिस इज नॉट गुड, राइट? तो CO2 अगर ज़्यादा है तो वो 45 से ज़्यादा नहीं होगा. CO2 अगर ज़्यादा है तो 45 से ज़्यादा नहीं होगा. और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो लिमिट क्रॉस कर सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन इज बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, राइट? इसके बाद चलते हैं हम रीड करने कि ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है. आपको पता है एल्वियोलाई मेन कॉमन पैसेज है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है. और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेटेड है तो फिर ऑक्सीजन होगा इसमें, है ना? लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन होगा क्या? नहीं, ऑक्सीजन के साथ CO2 भी प्रेजेंट होगा. और टिश्यूज में आपको पता है ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज के साथ बाइंड करके लॉट्स ऑफ CO2 रिमूव कर रहे हैं, तो टिश्यूज में हमेशा CO2 ज़्यादा होता है. अब रूल्स को देखते हैं. जो गैस कम होगी वो 40 से कम नहीं होगी. अगर यहाँ पर CO2 है तो 40 से कम नहीं होगा. यहाँ पर O2 है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, तो O2 भी प्रेजेंट होगा, CO2 भी प्रेजेंट होगा. अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो ये 40 से कम नहीं होगा. और यहाँ पर भी CO2 है, 40 से कम नहीं होगा. और CO2 यहाँ पर ज़्यादा है, टिश्यूज में ज़्यादा है, तो ये 45 से ज़्यादा नहीं होगा. इसी को हम एक टेबल के थ्रू देखते हैं, जो आपके NCERT का टेबल है. ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है? 159%. and CO2 is 0.3%. एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है? 104. एंड एल्वियोलाई में CO2 का 14. ब्लड है तो 14 किसमें? डीऑक्सीजनेटेड में, और CO2 45. ये हमने देख लिया है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. हमारा नेक्स्ट स्लाइड था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस एल्वियोलाई से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से सेल में, और फिर से सेल से बना हुआ CO2 इसी पैसेज को फॉलो करता हुआ वो एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. सो थैंक यू.